नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और शुरुआत कर रहे हैं सुबह 6 बजे की बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। वॉर जोन से बड़ी खबर है, इजराइल में आज बड़ा हमला संभव है। ईरान कर सकता है बहुत बड़ा हमला। पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट कर दिया है। ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट को एक्टिव कर दिया गया है। पेंटागन ने आईडीएफ चीफ से फोन पर बात भी की है। तो ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा तेज है। ईरानी सेना साइलो के पास बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचा रही है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला होने जा रहा है। पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट करते हुए साफ कहा कि ईरान इस बार 2000 मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। यह हमला 24 से 48 घंटे के अंदर होने जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। ईरानी हमले से जुड़ी पहली ग्लोबल ब्रेकिंग। 48 घंटे के अंदर ईरान करेगा इजराइल पर हमला। ईरानी हमले से जुड़ी दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान। ईरानी हमले से जुड़ी तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन ने ईरान को दी सुरक्षा की गारंटी। ईरानी हमले से जुड़ी चौथी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन की गारंटी के बाद तेहरान पहुंच रहे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरानी हमले से जुड़ी पांचवी ग्लोबल ब्रेकिंग। ईरान की सेना कर रही है बड़े हमले का अभ्यास। ईरान इजराइल पर हमला कब करेगा? ईरान ने इजराइल से बदले का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? कब, कैसे और कहां हमला करेगा ईरान? इजराइल में ईरान के हमले की टाइमलाइन क्या है? आज TV9 भारतवर्ष इसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना 24 से 48 घंटे के अंदर इजराइल में हमला करने जा रही है। ईरानी सेना की जिस तरह की तैयारी है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले 48 घंटे इजराइल पर बहुत भारी है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल में 1-2 नहीं, करीब 20 राउंड मिसाइलों की फायरिंग करने वाली है। ईरान की तरफ से हंगरी को जानकारी दे दी गई है कि ईरानी फौज इजराइल पर हमला करने जा रही है। उधर रूस के NSA सरगई शोइगु ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं। शोइगु ने ईरान को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। इजराइल पर हमले से पहले ईरान अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। IRGC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी है।
उन्होंने कहा कि हानिया की हत्या कर इजराइल बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी जंग लड़ने को तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ बैठक की। ईरानी सेना न सिर्फ हमले का अभ्यास कर रही है, बल्कि उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। ईरानी सेना का दावा है कि इसी तरह कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ईरानी सेना अंडरग्राउंड साइलो से जिस मिसाइल को फायर करेगी उसका नाम है शुर मशहर 4 मिसाइल। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को सटीकता के साथ तबाह कर देगी। इसकी स्पीड है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि बहुत ही तेज रफ्तार के साथ हमला करती है। यह अपने साथ 1800 किलो का बारूद ले जाकर विस्फोट करती है। ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर के करीब है और खुर मशहर 4 मिसाइल की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल करीब करीब पूरे इजराइल में पहुंचकर धमाका कर सकती है। ईरानी सेना यानी कि IRGC ने इस मिसाइल के बारे में जो दावा किया है उसे सुनकर इजराइल और अमेरिका दहल गए। ईरानी सेना के मुताबिक एक खुर मशहर 4 मिसाइल अपने साथ 80 वॉरहेड्स लेकर जा सकती है और एक साथ एक वक्त पर 80 टारगेट्स को हिट करती है। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि अगर वो 100 मिसाइलें फायर करती है तो ये 100 मिसाइलें 8000 वॉरहेड ले जाकर 8000 ठिकानों को तबाह कर देंगी। सोर्सेस के मुताबिक ईरानी सेना इस बार 100 मिसाइलें 20 राउंड में फायर करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इजराइल पर 2000 खुर मशहर 4 मिसाइल को फायर करेगा। 2000 मिसाइल अपने साथ 1,60,000 वॉरहेड्स लेकर जाएंगे और इजराइल में 1,60,000 टारगेट्स को तहस नहस कर देंगी और इसी तरह से इजरायली धरती पर अभी तक का सबसे बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। ईरान का विध्वंसक हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बात का सबूत तब मिला जब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों और प्राधिकरण को वार्निंग जारी कर दी। ईरान ने कहा है कि पायलट ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें। जॉर्डन के बाद अब सऊदी अरब भी ईरान के हमले के खिलाफ हो गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो ईरान को हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरान को रूस से सुरक्षा की गारंटी मिली तो अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। कतर में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। अमेरिका के 4 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने UAE और सऊदी प्रिंस से बात की है। सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कोरेला तेल अवीव पहुंचे हैं। उन्होंने IDF चीफ से मुलाकात की। इजराइल भी ईरान के हमले से बचने के लिए तैयारियों में जुटा है। इजराइल ने अस्पतालों की पार्किंग एरिया को इमरजेंसी यूनिट में बदल दिया है। युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल ने घोषणा कर दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो IDF ईरान के एटॉमिक सेंटर को तबाह कर देगी। इस बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर एक के बाद एक 5 धमाके हुए।
ये धमाका क्यों हुआ, किसने किया, इसे लेकर ईरान ने दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी है। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं हो रही, ये युद्ध अब अमेरिका और रूस के बीच का पावर शो बनने जा रहा है। एक ऐसा पावर शो जिसमें कई देशों का खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आखिरकार यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी हो गई। यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिल गई है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि यूक्रेन के किसी खुफिया ठिकाने पर ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेनी वायुसेना में शामिल किए गए। और वहीं दावा यह भी है कि यूक्रेन को मिले F-16 एडवांस सिस्टम और घातक हथियारों से ये लैस है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जो बाइडेन के F-16 को कैसे पुतिन इसका खात्मा करेंगे। आप यूक्रेनी एयर जोन में गरज के साथ उड़ान भरते इस आसमानी जंगबाज को देखिए। आसमान में अपनी ताकत की नुमाइश करते इस लड़ाके को देखिए। जिस हवाई योद्धा का इंतजार ज़ेलेंस्की को बीते 2.5 साल से था, जिसकी मांग ज़ेलेंस्की बीते कई महीनों से कर रहे थे, एयर जोन का वही लड़ाका अब यूक्रेन को मिल चुका है। यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से F-16 लड़ाकू विमान की पहली खेप मिल चुकी है और इसकी पुष्टि खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने की है। ज़ेलेंस्की की माने तो फिलहाल F-16 विमानों को यूक्रेन के किसी खुफिया ठिकाने पर रखा गया है। सीक्रेट एयरबेस पर F-16 को यूक्रेनी वायुसेना में शामिल किया गया। दावा है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को अभी 2 F-16 विमान मिले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने न सिर्फ F-16 विमानों की लोकेशन को खुफिया रखा है, बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी खुलासा नहीं किया है आखिर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की खेप किस मुल्क ने दी। आखिर नेटो के किस देश ने यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी की, क्योंकि अब तक ये खबरें सामने आ रही थी कि जहां डेनमार्क 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा, वहीं नीदरलैंड्स 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी वायुसेना को देगा। इसके अलावा नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी सेना को सप्लाई करेगा। दरअसल यूक्रेन F-16 से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर रूस को F-16 के लोकेशन का पता चला तो मुमकिन है रूसी ब्रिगेड उस बेस पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। मिसाइलों से हमला कर सकता है, क्योंकि पुतिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अगर F-16 लड़ाकू विमान की डिलीवरी यूक्रेन को हुई, अगर F-16 से रूसी धरती पर हमले हुए, तो इसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद मिटाएगा ही। इसके साथ साथ यूक्रेन की मदद करने वाले, यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले हर मुल्क पर रूस हमला करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन F-16 फाइटर जेट से इतने सहमे हुए क्यों हैं? तो इसकी वजह है अमेरिकी आसमानी जंगबाज का दमखम। अमेरिकी जंगबाज F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर जेट का कुल वजन करीब 9,207 किलोग्राम तक है। F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर है। ये मैक 2 यानी करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। F-16 फाइटर जेट एडवांस्ड एरोडायनेमिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है। इसमें रडार गाइडेड AIM-7 और स्पैरो मिसाइल लगी होती है। वहीं AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगी होती है, जो हवा में मौजूद हर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है।
F-16 फाइटर जेट में 20 mm की M61A1 कैनन भी लगी होती है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में गोलियां बरसाती है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन को जो F-16 विमान दिए गए हैं वो एडवांस्ड मिसाइल अटैक वार्निंग सिस्टम से भी लैस है। यानी अगर F-16 फाइटर जेट को तबाह करने के लिए कोई मिसाइल दागी गई तो ये विमान पहले ही उस मिसाइल को ट्रेस कर लेगा। मतलब ये कि एडवांस तकनीक और घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस ये सुपर फाइटर किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। अपने विस्फोटक प्रहार से दुश्मन सेना में सनसनी मचा सकता है, दुश्मन के सैन्य ठिकानों और इलाकों को तबाह कर सकता है। ब्रिटेन में जारी हिंसा को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों और दक्षिणपंथियों के बीच जारी हिंसा नहीं रुक रही है। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। डर इस बात का है कि ब्रिटेन की हिंसा गृह युद्ध की शक्ल ना ले। एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन ब्रिटेन में धधकती हिंसा की आग शांत नहीं हो रही। शहर शहर मुस्लिम शरणार्थी और दक्षिणपंथी एक दूसरे के खिलाफ बवाल काट रहे हैं। ब्रिटेन में हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये प्लेमाउथ शहर की है, जहां सड़क के एक तरफ मुस्लिम शरणार्थी हैं, दूसरी तरफ उनका विरोध करते दक्षिणपंथी। पुलिस दोनों को काबू करने की कोशिश कर रही है। ये शाम 5 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं। रात होते होते हालात बेकाबू हो जाते हैं और दोनों गुट एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। दंगाइयों को काबू करने के लिए पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, जिसके बाद दंगाई पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। ब्रिटेन के लिवरपूल, मैनचेस्टर, सन्डरलैंड, हल, बेलफास्ट, लीड्स और प्लेमाउथ शहर में हिंसा की आग भड़की हुई है। सबसे बुरे हालात प्लेमाउथ शहर के हैं। जरा इन तस्वीरों में देखिए, नकाबपोश प्रदर्शनकारी सड़कों पर घूम रहे हैं। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। और इस सड़क पर सिर्फ कांच ही कांच नजर आ रहा है। गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर कर दिए गए हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब जरा रॉथरहैम शहर की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां भी नकाबपोश दंगाइयों ने घरों पर पत्थरबाजी कर खिड़कियों के कांच फोड़ डाले। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर संघर्ष भी हुआ। ब्रिटेन में फैली हिंसा की वजह सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी है। दरअसल साउथपोर्ट में एक शख्स ने 3 बच्चियों की चाकू से हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था, जिसके बाद दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिनके विरोध में मुस्लिम शरणार्थी भी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद से ही हिंसा जारी है। माना जा रहा है कि दंगाइयों के टेलीग्राम ऐप पर कई ग्रुप्स बने हुए हैं, जिनमें प्रोटेस्ट से जुड़ी जानकारियां प्रसारित की जाती हैं, जिसके बाद दंगाई एक जगह इकट्ठा होते हैं और हिंसा भड़क जाती है। हालांकि ब्रिटेन के पीएम ने ऐसे लोगों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्रिटेन से निकली ये आग आयरलैंड में भी फैलने लगी है। यहाँ भी शरणार्थी और दक्षिणपंथी आपस में भिड़ गए। इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को फूंक डाला। डर है कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन में हालात और बिगड़ सकते हैं।
जिसे देखते हुए नाइजीरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और यूएई ने अलर्ट भेजकर ब्रिटेन में रहने वाले नागरिकों को प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही यात्रा करने वाले नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच अगर बात करें ईरान और इजरायल की, तो ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। 48 घंटे के लिए ईरान नो फ्लाई जोन बन चुका है। ईरानी नोटाम के बाद इजरायल में रेड अलर्ट है। इजरायल पर ईरान के हमले की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है ईरान के इस फैसले के बाद। ईरान ने एयर स्पेस चेतावनी जारी। तो आपको बता दें कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। 48 घंटे के लिए एयर स्पेस को बंद रखने का फैसला लिया गया और इसके बाद इस बात की आशंका है क्योंकि ईरान अब बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है इजरायल के खिलाफ। ऐसे में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं ईरान और इजरायल के बीच। और अब बात करते हैं उस हथियार की जो अपने दम पर युद्ध को बदल सकता है। चीन ने एक हाइब्रिड ड्रोन तैयार किया है जो जल, थल और नभ में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। चीन के इस आविष्कार के बाद ड्रोन युद्ध का नया चैप्टर खुल सकता है। ये समंदर के अंदर जाकर पनडुब्बियों को तबाह कर सकता है। ये धमाका कर युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये हवा में लड़ाकू विमानों को ढेर करने का मादा रखता है। जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को जला देता है। यह ड्रैगन का हाइब्रिड ड्रोन है जो जल, थल और नभ में मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। युद्ध के मैदान में यह हाइब्रिड ड्रोन चीन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने जो नया हाइब्रिड ड्रोन बनाया है उसका नाम है नेजा सी डार्ट। चीन के जिजियांग में नेजा सी डार्ट का कुछ इस तरह से टेस्ट किया गया। हाइब्रिड ड्रोन का टेस्ट 10 दिनों तक चला। इस दौरान उसने हर ऑपरेशन को पूरा किया। टेस्ट सफल होने के बाद यह ड्रोन पीएलए को मिलने वाला है। इसके बाद चीन की सेना उस अस्त्र से लैस हो जाएगी जिसकी काट दुनिया के पास फिलहाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। उत्तरी इजरायल के कई शहरों में यह हमले किए गए हैं। रॉकेट हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे उत्तरी इजरायल में इन हमलों को अंजाम दिया गया है। रॉकेट और मिसाइल के जरिए ये हमले अंजाम दिए गए और एक साथ इजरायल के कई शहरों पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। रॉकेट हमले में बताया जा रहा है कि इजरायल को नुकसान हुआ है। 20 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए। इजरायल के दी एंड यानी कि संपूर्ण खात्मे के लिए ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन को प्लान किया है। खामनेई में बनी इस योजना को ऑपरेशन 7 कहा जा रहा है क्योंकि ईरान 7 फ्रंट से इजरायल पर हमला करेगा। हमला करने के लिए 7 अलग अलग ग्रुप्स को तैयार किया गया है। अमेरिका के भी 60 ठिकानों को इराक में निशाना बनाने की तैयारी है। प्लान ऐसा है कि इजरायल के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। अली खामनेई के 7 इलाकों वाले चक्रव्यूह में इजरायल किसी भी मोर्चे पर मजबूत साबित हुआ तो बाकी के मोर्चे से बारूदी कहर बरपाया जाएगा। खामनेई के ऑपरेशन 7 की पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हमले का ऐसा प्लान कि हर इंतजाम हो जाएगा नाकाम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ऐसी योजना कि इजरायल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इतने फ्रंट कि इजरायल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा।
एक दो नहीं बल्कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से हमले की योजना में है। इजराइल के खात्मे के लिए खामेनेई का ऑपरेशन 7 बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश नजर आता है इजराइल। जरा सोचिए, इस छोटे से इलाके पर 7 दिशाओं से मिसाइल की वर्षा हुई तो क्या होगा। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया था, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था, लेकिन ईरान ने वक्त लिया और हमला अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि ईरान सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश से काम ले रहा है। खामेनेई ने इजराइल पर हमले के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को जो फाइल दी है उस पर ऑपरेशन 7 लिखा गया है, जिसके तहत इजराइल पर 7 जगहों से हमले होंगे। 7 ग्रुप को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरान का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में ही कई तरफ से इजराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की हुई है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले हों। अमेरिका से निपटने के लिए भी ऐसी ही तैयारी है। इजराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका के 7 ठिकानों पर भी हमले किए जाने की प्लानिंग है। इसकी शुरुआत इराक में अमेरिकी बेस पर हमले से हुई है। अमेरिकी बेस पर हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल के मेरॉन बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया गया। इराक में अल असद बेस पर भी हमला किया गया। अल असद पर अमेरिका की सेना तैनात है। 3 धमाकों में 2 मौत के साथ 12 सैनिक जख्मी हो गए। लेबनान सीमा पर भी पूरी रात गोलाबारी होती रही। इजराइल के सफद इलाके में एक और बेस पर ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन धमाके में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है, कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। ये तमाम हमले ईरान की प्लानिंग का ट्रेलर है। युद्ध की शुरुआत इसी तरह से की जाएगी। प्रॉक्सी संगठन इराक में अमेरिकी बेस पर हमले शुरू करेंगे। तो वहीं फ्रंट पर हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन रहेंगे। यानी बॉर्डर पर इजराइल प्रॉक्सी संगठनों से जूझ रहा होगा और इसी बीच ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के अहम ठिकानों पर कहर मचाएंगे। गाजा और वेस्ट बैंक हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये संगठन भी जंग के दौरान हमला तेज करेंगे। लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रहार जारी है, यानी कि ये 3 ऐसे फ्रंट्स हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमला करने का सामना करने वाला है। सीरिया में हमलों की शुरुआत हो गई है और यहां से प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर हमला शुरू करेंगे। अब खामेनेई के पूरे चक्रव्यूह को आप देखिए। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे। ईरान की सेना भी हमला करेगी। खामेनेई ने 7 ऐसे फ्रंट्स को तैयार कर लिया है जहां से इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी है। इन इलाकों में मौजूद तमाम संगठन तक हथियार पहुंचाने में ईरान को वक्त लगा है। कहा यह जा रहा है कि यही वजह है कि ईरान ने हमले के लिए वक्त लिया है। पूरी तैयारी होते ही इजराइल पर भारी हमला होने वाला है। हिजबुल्लाह ने हमले की रफ्तार को और तेज कर दिया है। इजराइल के एलात इलाके में सेना का नया मुख्यालय बनाया गया था।
लेकिन हिजबुल्लाह ने सोमवार की रात को सेना के इसी ठिकाने पर हमला कर दिया। सोमवार को सुबह 8:15 बजे हिजबुल्लाह ने इजराइल के मलिकिया में ड्रोन से हमले किए। सुबह 10:05 पर इजराइल के रमीम में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से प्रहार किया गया। दोपहर 12:40 पर जरित में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से गोले दागे गए। फिर 12:50 पर रसल नकूरा नेवल साइट पर हमला किया गया। शाम 6:05 पर खिरबेद मार में इजरायली आर्टिलरी पर रॉकेट प्रहार हुआ। शाम 7 बजे शेबा फार्म इलाके में इजरायली सेना पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल के माउंट नेरिया बेस को भी निशाना बनाया है। इस इलाके में कई ड्रोन से हमला किया गया। माउंट नेरिया में इजराइल की गोलानी फोर्स ने बेस बनाया है। हिजबुल्लाह ने यहां गोलानी फोर्स के अफसरों को टारगेट किया। माउंट नेरिया में कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। गोलानी फोर्स इजराइल की पैदल सेना है। इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट अब एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। इराक के जिस अमेरिकी बेस पर हमला हुआ वहां सी रैम एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन अल असद बेस पर फिर भी धमाका हो गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के अर्श 122 mm रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने फौरन विमान भेजकर अपने जख्मी सैनिकों को रेस्क्यू किया है। हालांकि हिजबुल्लाह पर इजराइल का टारगेटेड हमला जारी है। एक ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों को मारने में कामयाबी मिली है। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल ने फिर हवाई हमला किया है। समंदर में अमेरिका की तैनाती भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका का वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप लेबनान इजराइल के करीब बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार ईरान के पहले हमले का है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान पर पहला प्रहार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और वहीं यूक्रेन फ्रंट को लेकर बड़ी खबर। डोनेत्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस का MLRS से बारूदी वज्रपात हमले में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। यूक्रेन के 16 सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी विनाश की रात थी, क्योंकि बीती रात रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी हमले किए। रूस ही नहीं बल्कि कीव के बारूदी जखीरे से रिपोर्ट की गई घातक मिसाइलें भी दागी गई। इस हमले के बाद यह दावा किया जा रहा है कि कीव के करीब 70% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है और मौजूदा वक्त में पुतिन की फौज पश्चिमी कीव में दाखिल भी हो चुकी है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि अगले 48 घंटे में पूरे कीव पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है। कीव में रूसी ध्वज लहरा सकता है। आखिर कैसे ये सब होगा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अगले 48 घंटों तक कीव का कोना कोना बारूदी भूचाल से दहल जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव पर डबल फ्रंट से प्रचंड प्रहार किया जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव की धरती मिसाइल हमलों से थर्रा जाएगी।
इतना ही नहीं, आशंका ये तक जताई जा रही है कि 48 घंटे बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ध्वज लहराएगा। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूसी ब्रिगेड ने पूर्वी और पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों से हमला किया। यकीन मानिए, रूस के इन हमलों से कीव का कोना कोना धधक उठा। दरअसल बीती रात रूस ने राजधानी कीव पर विध्वंसक अटैक किया, जहां कीव को दहलाने के लिए रूस ने स्कंदर मिसाइल दागी। कीव पर हमले के लिए KN-23 मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा है कि अब रूसी ब्रिगेड नीप्रो लाइन से आगे बढ़ चुकी है। रूसी फौज ने कीव में ग्राउंड ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की और फिर नीप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली नीप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। मगर अब रूस की थल सेना नीप्रो लाइन को भी क्रॉस कर पश्चिमी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। वहीं ईस्टर्न फ्रंट से लगातार पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों की बारिश की जा रही है और करीब 70% कीव पर यूक्रेन का कंट्रोल हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने जंग का आगाज कर दिया था और जंग के 30 महीनों के बाद रूसी ब्रिगेड को बड़ी कामयाबी मिली और वो है 70% कीव पर कंट्रोल। दावा इस बात का है कि पुतिन ब्रिगेड ने सबसे पहले ईस्टर्न फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की और फिर रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट से कीव की तरफ कूच करते हुए पूर्वी कीव के इलाकों में भीषण हमला बोला। दरअसल कीव को नीप्रो नदी दो हिस्सों में बांटती है, लिहाजा नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव का हिस्सा कुछ वक्त पहले ही रूसी ब्रिगेड के कब्जे में आ चुका था और मौजूदा वक्त में रूसी ब्रिगेड नीप्रो लाइन को क्रॉस करके पश्चिमी कीव में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक को अंजाम दे रही है। दावा इस बात का हो रहा है कि राजधानी कीव के 70% इलाके पर रूसी ब्रिगेड का हमला हो चुका है। वहीं आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अब बेलारूस फ्रंट से भी रूसी सेना कीव के बाकी बचे हिस्से पर बड़े हमलों का अंजाम दे सकती है। ठीक इसी तरह रूस ने पहले डोनेट्स्क लुहांस्क को जीता, फिर अवदीव्का मारियोपोल में रूसी झंडा लहराया। और हाल ही में खार्किव फतेह के साथ ही पुतिन ब्रिगेड ने अपने अगले टारगेट यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर चढ़ाई कर दी ताकि कीव के कोने कोने को तबाह किया जा सके और फिर कीव पर रूसी ध्वज लहराया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही रूस ने नीप्रो लाइन से कीव पर धावा बोला, ज़ेलेंस्की सरकार में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की समेत पूरी कैबिनेट ने लवीव और क्रीवी रीह में शरण ली। ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारियों ने भी कीव छोड़ा। दावा है कि ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री सीक्रेट बंकर में छिपे हुए हैं। मतलब यह है कि हमले के डर से अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की समेत तमाम सरकार के मंत्री और अधिकारियों को खुफिया अड्डों में दुबकना पड़ा।